मिस्टर जग बहादुर जी, मैं उनका प्रस्ताव रखता हूं कि वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और इस समिति के अध्यक्ष भी हैं। आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे सह संचालक श्री चंद्रशेखर भारती जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो बुद्ध वंदना करवाएं और कार्यक्रम को शीघ्र ही आगे बढ़ाएं। माननीय चंद्रशेखर भारती जी। आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है, हाई स्कूल पढ़ने वाले पास करने वाले बच्चे और इंटर पास करने वाले बच्चे, कि हमको अब आने वाले समय में अपनी लाइफ में मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है। अभी से आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा और कई लक्ष्य बनाएंगे आप। मुझे डॉक्टर बनना है, फिर एक हफ्ते बाद मुझे इंजीनियर बनना है, फिर एक हफ्ते बाद मुझे दरोगा बनना है, फिर एक हफ्ते बाद मुझे मास्टर बनना है। ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य एक है, इंटरमीडिएट पास होने के बाद जब ग्रेजुएशन में आप कदम लग रहे हैं तो आपको अभी से लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे ये करना है या मुझे बिजनेस करना है। अच्छी शिक्षा का मतलब केवल नौकरी नहीं होता है। अच्छी शिक्षा का मतलब होता है चाहे आप सामाजिक कार्य करें, चाहे अपना व्यापार करें, चाहे अपनी नौकरी करें, जो भी कार्य करेंगे आप विधिपूर्वक करेंगे, आप सिस्टम से करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप उसमें फलीभूत होंगे। और जब आप परिवार में माने कि आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी परिवार होते हैं, शिक्षा वो अनमोल रतन है। चाहे आप रिश्तेदारी में जाएं, चाहे आप विद्यालय में जाएं, यदि आपके अंदर योग्यता है और अच्छी क्षमता है तो विद्यालय में टीचर सम्मान करेंगे, समाज में समाज के लोग सम्मान करेंगे और रिश्तेदारी में आपके दादा मामा मौसा मौसिया सब सम्मान करेंगे। लेकिन शिक्षा अच्छी नहीं है, आप केवल घिरे हुए हैं, इंटर कर लिया, बीएससी करना है, घर बैठ जाना है, नौकरी तलाश कैसे नहीं हो पाएगा। कंपटीशन का दौर है बच्चों, आप एक वैकेंसी के लिए 1 लाख आवेदन पत्र आते हैं, तो आप समझ लो कंपटीशन कितना हाई है और उन 1 लाख में आपको अपना स्थान निश्चित करना है, करना कि नहीं करना है। तो कंपटीशन हाई है तो हमको मन लगाकर अपना लक्ष्य निर्धारित करके और अच्छी लक्ष्य को पहुंच करके अच्छे पदों को पहुंच करके समाज की सेवा करना है। कि पहले जो हमारा जो दुनिया जो देश चलता था वो पावर से चलता था, शक्ति के पावर से, शरीर के पावर से चलता है, और आज जो चल रहा है वो शिक्षा के पावर से चल रहा है। संविधान अगर लिखा है तो बाबा साहब ने शिक्षा की बदौलत लिखा है। अगर शिक्षा न होती तो संविधान न लिख पाते। और साथियों ये भी पता है कि यही बच्चे जो शिक्षित होकर के बच्चे पढ़ लिख करके इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। अगर किसी ने ये जो निर्माण किया है, हवाई जहाज का निर्माण हो, चाहे बल्ब का आविष्कार हो, चाहे रेडियो का निर्माण हो, चाहे टेलीविजन का निर्माण हो, चाहे आपका मोबाइल का निर्माण हो, जितने भी निर्माण किए हैं वो किसकी बदौलत किए हैं? वो किए हैं तो शिक्षा की बदौलत किए हैं। अगर बच्चे पढ़े लिखे ना होते, ये सब पढ़े लिखे ना होते तो शायद है कि किसी प्रकार का कोई निर्माण ना हो पाता। तो बच्चों को पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक हम छोटी सी कहानी कहकर के अपनी बात खत्म करते हैं कि एक बार मतलब जंगल में एक गाय चल रही थी। वो चढ़ते चढ़ते आगे चल के एक उसको बाघ मिला, तो बाघ ने उसका पीछा किया। बाघ ने जब पीछा किया तो गाय आगे आगे दौड़ी और बाघ पीछे पीछे। तो उसने कहा कि भाई आगे जाकर के वो पढ़ रहा था, जो दलदल था उसमें गाय फंस गई। पीछे से बाघ भी दौड़ रहा था, बाघ भी फंस गया। गाय मुस्कुराई तो बाघ भी कहने लगा कि अब तो तुम्हें मरना ही है, अब तुम काहे मुस्कुरा रही हो? तो गाय ने कहा कि देखिए हमें तो मरना है, लेकिन हमें तुम्हारे साथ साथ तुम्हें पहले मरना है। हम तो शायद बच जाएंगे। बोले तुम क्यों बच जाओगे? क्योंकि हमारा मालिक शाम को जब हम घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारा मालिक जब आएगा देखेगा कि हमारी गाय नहीं है, बच्चों को दूध कौन देगा? तो वो आकर के देखेगा, ढूंढेगा, हमें ले जाएगा। और वही हुआ, मतलब उसका मालिक ढूंढता ढूंढता पहुंच गया। जब पहुंच गया तो उस गाय को निकाला। अब बाघ से उसी गाय ने कहा कि हमने देखो कहा था कि आपको कोई बचाने वाला नहीं है, हमारा तो मालिक बैठा हुआ है, हमारा मालिक है, वहाँ जो देखेगा और जब समझेगा उसको पता चलेगा तो हमें निकाल देगा। उसी तरीके से बच्चों आपके पास आपका जो गार्जियंस है, आपके जो संरक्षक है वो है माता पिता। आपको देखने वाले हैं, आपको फीस देने वाले हैं, आप
आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको लिखाने वाले हैं, और आपके जो संरक्षक हैं, आपके जो देखरेख करने वाले हैं, वो आपके शिक्षक हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी मेहनत और लगन से आपको पढ़ा करके यहाँ इस मंच पर इस पूरे जनपद में लाखों बच्चे जो थे वो पढ़े होंगे उन्होंने, लेकिन 75% से मार्क्स ज्यादा प्राप्त नहीं किए होंगे। आप लोगों ने 75% से 80% से 95% से अधिक मात्रा में मार्क्स प्राप्त करके आज जो सम्मान मिल रहा है, ये हमारे माता पिता और गुरुजनों की देन है। इन्हीं शब्दों के साथ दो लाइनें कह करके अपनी बात को विराम देते हैं कि हवाओं से नहीं गिरते फूल झोली, हवाओं से नहीं गिरते फूल झोली में, वो कर्म की शाखों को वक्त से हिलाना होगा। आप अंधेरों को कुछ नहीं होगा बुरा भला कहने से, अपने हिस्से का दिया स्वयं ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया स्वयं ही जलाना। नाम लिखो एक शाम और आइस में रोशनी का करे इंतजाम, और इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और। कोई भी चीज हो, पढ़ाई से लेकर रोजगार शिक्षा तक, उसके लिए आपको लगन लगानी पड़ेगी कि अगर इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, इस लगन को आपको बढ़ा के और आगे बढ़ना है। न्यायाधीश मंचर सिंह सभी आदरणीय अतिथियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर सभी बच्चों को मैं देखकर बहुत ही उत्साहित हूँ और आप लोगों से, क्योंकि मुझे अभी कई सारे अतिथिगणों ने बताया कि आप लोगों ने बहुत अच्छे नंबर परीक्षा में प्राप्त किए हैं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से जीवन जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके बारे में कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमारे माननीय अतिथिगण ने कहा कि आपको अपने जीवन में अपना लक्ष्य तय करना बहुत आवश्यक है। अगर आपने लक्ष्य तय नहीं किया है, आपके लगातार बहुत अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। सबसे पहले आप ऐसी अवस्था में हैं, आपको अपना लक्ष्य तय करना बहुत ही आवश्यक है कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। अगर आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है तो जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। मेरा स्वयं का ये अनुभव रहा है, मैं उसी को बता रही हूँ कि आप चाहे जितनी भी परेशानियों से गुजरे, आपके पास हर परेशानी का तोड़ होगा, और उसके लिए आपको अपने मनोबल को हमेशा बढ़ाए रखना है। वो कैसे? आप लोग इस अवस्था में आ चुके हैं कि आप स्वयं अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल कर लिया है या इंटरमीडिएट कर लिया है, आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। आपको निर्भर होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको कुछ करना है, नहीं करना है वो एक अलग बात है, फिर आप कोस नहीं सकते किसी को, क्योंकि आप दूसरों को कोस करके बच नहीं सकते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने आप को उसके काबिल बनाइए। आप ये कह के बच नहीं सकते कि हमारे पास आर्थिक परेशानियां हैं, आप ये कह के बच नहीं सकते कि हमारे घर में पढ़ने के लिए जगह नहीं है, आप ये कह के बच नहीं सकते कि हमारे पास संसाधन नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिसमें आपको बहुत अच्छी फेलोशिप दी जा रही है। मैंने खुद PhD किया है और नेशनल फेलोशिप, जिसे JRF कहते हैं, मुझे मिला है। तो मैं निश्चित रूप से ये कामना करती हूँ कि हमारे जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी कुछ परसेंटेज ही उनको मोटिवेट कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं अगर आप खोजना चाहेंगे तो, और अगर आप चाहेंगे तो आपके आसपास आपको लोग मिलेंगे जो आपकी सहायता करने के लिए तैयार होंगे। मैंने भी खोजा अपने आसपास
रेडियो में एनडीटीवी है या आज तक है, सत्य हिंदी न्यूज चैनल है और कई चैनलों में लगातार बेबाक रूप से डिबेट करते हैं अपनी। हमें ये सौभाग्य मिला कि आज उन्होंने अपना कीमती समय
जब आज लोग करते थे तो पेट से राजा पैदा होता था, अब पेटी से पैदा होता है। ये है संविधान की ताकत। बाबा साहब ने एक ऐसी किताब लिख दी जिसकी वजह से आज आपके हाथों में किताबें हैं। अगर बाबा साहब ने वो संविधान नहीं लिखा होता तो वो किताबें आपके पास में नहीं रहती। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों का जो संवाद हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि आप शिक्षित हैं। और बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित बनो, और ये पहला स्लोगन है, शिक्षित बनो। और शिक्षित बनने से ही लोग इतनी अच्छी जगहों पर पहुंच गए, इतना परिवर्तन हो गया। संघर्ष करना बाकी है, संगठित रहना बाकी है। एक ही क्षेत्र में काम हो रहा है अभी। तो जो शिक्षित बनेगा वो जागरूक भी बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब जब छोटे थे तो देश की व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि पढ़ाई कर सके उस जाति विशेष के लोग, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का शासन था चुकी, तो फिर भी वो पढ़े, व्यवस्था थी, पढ़े और पढ़ करके इस योग्य बने कि अपने को तो सुधारा ही, अपने समाज को भी सुधारा और अपने देश को भी सुधारा। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार भगवान बुद्ध थे, वो जा रहे थे और रास्ते में बुद्ध को वानदाता कहा जाता है। तो रास्ते में उनको एक सज्जन मिले और उन्होंने कहा, भाई बातचीत होने लगती है, तो उन्होंने कहा कि भाई बुद्ध, आपका जो मार्ग है वो ठीक नहीं है, हमारा मार्ग सही है, बैठे हम प्रार्थना करते, भगवान से कहते वो सब कुछ दे देता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई हम तो रास्ता बताते हैं, करना है जिसे तो करे, अपन हो सकता है। तुमने कहा वो कैसे? तो जिस जगह पर बैठे थे वो चर्चा हो रही थी, निरंजना नदी की, तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हो और आपको नदी के उस पार जाना है, कैसे जाओगे? बैठो, प्रार्थना करो, कितनी देर में पहुंचोगे, कितने साल में पहुंचोगे और क्या पहुंच पाओगे? बड़े आसान शब्दों में उन्होंने बता दिया और ये भी बता दिया कि अगर आप प्रयास करें तो नाव बना सकते हैं, तैर के जा सकते हैं। तो कोशिश करनी है, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेधावी छात्रों में गिने जा रहे हैं और आपके लिए इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है। जैसा कि जनगणना आ रही है और जनगणना के अनुसार हम प्रतिदिन भारत विश्व का नंबर 1 प्रथम स्थान जनगणना में रखता है। ये जनगणना आपको बेरोजगारी की तरफ ले जाती है। आपने जो आप सम्मान आज पा रहे हैं, सम्मान आप ले जाएंगे, लेकिन कल अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो उस सम्मान को देखकर आप स्वयं घृणित होंगे। आपको ये लगेगा कि मुझे एक जगह सम्मानित किया गया और जीवन में मैं सफलता नहीं पाया, जिसके कारण मुझे अपमान महसूस करना पड़ रहा है। लेकिन मैं बता दूं, आप जब अपने अंदर क्वालिटी पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपकी कदम छूएगी। बहुत बार हम क्वांटिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी पैदा करना चाहिए। क्वालिटी पैदा रहेगी तो नौकरी ही नहीं, सम्मान भी झक मार करके साथ देगी। हमारे बीच रविकांत जी भी मौजूद हैं और मैं भी हूँ, और हमारे बीच प्रीति भास्कर जिला जज भी हैं। बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो 2 नहीं 3-3 4-4 नौकरियां छोड़ करके आए हैं। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने 4थी नौकरी स्वीकार किया है। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े, बहुत सारे नंबर भी लाए, लेकिन आज वो बहुत कहीं न कहीं लगातार सफलता के क्रम में सही मार्गदर्शन न पाने के कारण वो आज बेरोजगार हैं, निराश हैं और उदास हैं। आपको निराश नहीं होना है, उदास लोगों की बातों में नहीं आना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है। और बाबा साहब ने कहा था कि हमें क्या मिला यह जरूरी नहीं, हमें क्या मिला ये जरूरी नहीं, हम क्या दे करके जाएंगे ये बहुत जरूरी
निश्चित रूप से आज मीडिया का युग है और हम एक बाराती घोड़ा की तरह नहीं बनना चाहेंगे। बारात में एक घोड़ा होता है, उसकी आंख बांध दी जाती है। हमारे माता पिता हमें मेडल लेने के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित तो करते हैं, लेकिन समाज के उन अनेक पहलुओं को हम छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं जो समाज को पीछे ले जाती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने समाज के उन इतिहासकारों को, इतिहास के पन्नों को दोबारा खंगालना पड़ेगा। जब तक हम खंगालेंगे नहीं, अपने प्रतिनिधित्व को जानेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और विवेकानंद ने कहा था कि हम दृढ़ निश्चय कर लें और उस लक्ष्य को पाने तक अपना प्रयास करें, बीच में रुके नहीं। ये सही है कि बहुत सारे लक्ष्य बहुत कठिन होते हैं, लेकिन जितनी बड़ी लक्ष्य होती है उतनी अधिक कठिनाई होती है और उसकी सफलता जब मिलती है तो उतनी शानदार होती है। यानी बड़े पद के लिए, बड़ी सोच के लिए कठिनाई होगी, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो आपको बहुत ही अच्छे सम्मान मिलेंगे। और इस सम्मान को बनाए रखने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है अहम भूमिका निभाता है। और वर्तमान में संविधान पर विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। संविधान ऐसे लोगों के हाथों में नहीं देना है जो संविधान बदलना चाहते हैं, क्योंकि हमें रोजगार चाहिए, हमें भारत पाकिस्तान नहीं चाहिए। हम बेरोजगार हैं, ये युवा बेरोजगार है, ये रोजगार चाहता है। रोजगार जब मिलेगा तो हमें हर चीज मिल जाएगी। और अंत में अपनी बातों को मैं विराम करते हुए मैं कहता हूँ कि जो भी आपके एक आदर्श बनाइए जीवन में, आदर्श मान करके जिन व्यक्तियों को आदर्श आप मानते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हो, ज्योतिबा फूले रही हो, सावित्रीबाई फूले रहे हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, इनके जीवन को आप पढ़ें। किसी न किसी के जीवन से जब आप प्रभावित होंगे तभी आपका एक दिन ऐसा आएगा कि आपका हस्ताक्षर अहम हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने कहा है कि अब व्यक्ति महान नहीं होता है, जिस दिन आपके हस्ताक्षर होना शुरू हो जाएंगे उस दिन आप महान व्यक्ति बन जाएंगे। और अंत में मैं एक शब्द और कहूँगा, जो हमारे समाज से आगे बढ़े हुए लोग हैं उनके आप संदिग्ध में रहें, उनका मोबाइल नंबर रखें। किसी तरह का कोई परेशानी है, भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा है तो उसे आप प्राप्त करें। जहाँ भी आपको सुविधा लगती है उसे आप जानने की कोशिश करें। अभी बहन प्रीति भास्कर जो जुडिशियल जज है उन्होंने भी कहा है कि किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप उनसे समझ सकते हैं। मैं पुनीत कुमार भारती, प्रधानाचार्य आचार्य नरेंद्र इंटर कॉलेज हुई। मैं अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता हूँ 12वीं तक, हर तरह के उन्हें कपड़े से लेकर के ड्रेस तक देता हूँ। और उन्होंने एक बहुत प्रेरणात्मक बात कही है कि भारत में ऐसे बहुत सारी चीजें, गरीब बच्चों के लिए योजनाएं हैं, फेलोशिप है, यूनिवर्सिटियां हैं। यूनिवर्सिटियों में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करते हैं, 5,000 रुपये महीने आपको फेलोशिप के रूप में दिए जाते हैं। और जब पीएचडी एमफिल के दौरान पीएचडी करते हैं तो वर्तमान में 35,000 रुपये महीने मिलते हैं। और रहने के लिए आपको मुफ्त में हॉस्टल मिलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हॉस्टल बहुत सारे जगहों पे बनाया गया है, जिसमें आप रह करके शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। केवल आप कोशिश करिए। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और कम शब्दों में कहा गया है, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे पर निशान। अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। अभ्यास नहीं करेंगे और केवल भय और भाग्य के भरोसे रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामना है आपको कि आप आगे बढ़ें, क्वालिटी पैदा करें, क्वांटिटी नहीं। हमें क्वालिटी चाहिए। हर विषय के पन्नों को पढ़ना है, कोई भी पन्ना अछूता ना रह जाए, कोई भी पन्ना बाकी ना रह जाए। जिस विषय को आप पढ़ें उस विषय को मन से पढ़ें और अपने पढ़ाई पे गर्व करें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम। मैं 10th में पुराना हमीरपुर के एक शोभित कुमार अनुरागी नाम का लड़का है, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था कानपुर देहात में, जो कोरी बिरादरी से था बनी है। इसके बाद
सोमलता अहिरवार पुत्री अखिलेश अहिरवार, इन्होंने ललितपुर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था हाई स्कूल में। सोमलता अहिरवार, मैं आपने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो भ्रम फैला रहता है वो सब बेकार का होता है। अगला नाम है औरैया से प्रियांशी डॉक्टर सतीश चंद्र गोहरे, इन्होंने जिले में 18वां स्थान और औरैया में प्रथम स्थान प्राप्त किया था हाई स्कूल की परीक्षा में। और जालौन डिस्ट्रिक्ट में वर्षा सिंह पुत्री श्रीदेव वाल्मीकि, श्रीदेव ब्रजेश वाल्मीकि जो बीएसपी के नेता हैं, उनकी बिटिया है। उस बिटिया ने जो है जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, ये आंकड़ा है। और झांसी से एक आयुषी यादव है, उसने इंटरमीडिएट में झांसी डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और ये मतलब वास्तविक आंकड़े हैं। और एक अभी रिसेंटली जो है 1 महीने पहले एक और आंकड़ा आया है कि मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में एक डॉक्टर साहिब हैं राज अहिरवार, उन्होंने रेडिएशन एंकोलॉजी में यानी कैंसर रोग स्पेशलिस्ट ने मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आरक्षण पीसीएस में आटा के रामनरेश कुशवाहा जी हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में उनका प्रथम स्थान आया था। तो इन सभी के लिए हम लोग बहुत बधाई देते हैं कि ये लोग आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आंकड़ा, ये जो भ्रम फैलाया जाता है, तो ये बिल्कुल कतई पालन न रखें। आप लोग होनहार हैं, आप लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, बस एक बार मौका तो मिले। और मौका जैसे ही बाबा साहब ने संविधान दिया तो आप लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मंच पे अभी हमारी आदरणीय जो जज साहिबा थी वो आई और पात्र थी, वो अपने ही समाज से है। देख लीजिए ना, जज साहिबा है पूरे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करती है। मतलब बात ये नहीं है, केवल मौके की बात है। तो बहुत बहुत शादीवाद कि आप लोगों ने ये अमेरिका के शिकागो में जो भाषण दिया था, जिसकी चर्चा उस समय पूरे दुनिया में हुई थी। अरे बच्चों शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए बस। विवेकानंद का जो संदेश था उस धरती से धैर्य बना के रखो, गर्मी तो है ही, थोड़ा धैर्य बना। और उन्होंने जो कहा था, मैं वहां से और आज के हालातों को जोड़ना चाहता हूँ। विवेकानंद ने हिंदुस्तान की धरती पर पैदा होने वाले तमाम धर्मों का जिक्र करते हुए जो कहा था कि ये वो पवित्र धरती है जिसने तमाम धर्मों के लोगों को पनाह दिया है, अपने आगोश में समेटा है। इस देश ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। विवेकानंद ने हिंदू धर्म के ब्राह्मणवाद पर जो चोट की है, मुझे लगता है कि कोई अलग विषय है, उस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन आज जिस ढंग से एक नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक पूरा धार्मिक आतंक एक तरह से पूरे देश में फैलाया जा रहा है, और ये नौजवानों को जिस तरीके से दुष्प्रभावित कर रहा है। मुझे याद आते हैं भगत सिंह। आप लोगों के भगत सिंह निश्चित तौर पर प्रेरक होंगे और होने भी चाहिए। वो 23 वर्ष का नौजवान जो शहीद हो गया, उसके पहले जो भगत सिंह ने लिखा, भगत सिंह ने जो कहा, मुझे लगता है कि हम तमाम नौजवानों को भगत सिंह को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ एक वाक्य आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि आज का जो नौजवान है, जिसे आगे चलकर के देश की बागडोर संभालनी है, उसे मूर्ख बनाया जाए। आज का जो दौर है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, भाई दीपेंद्र ने सोशल मीडिया की ताकत का इजहार किया, लेकिन उसी सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो फेक न्यूज आ रही है, जो मैसेज आ रहे हैं, जो धार्मिक कट्टरता के, जातिगत भेदभाव के और तमाम तरह के, जिससे इस देश की जो एकता है और अखंडता
करना, भगत सिंह को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो एक बात और कहते हैं, उन्होंने कहा था कि इस देश में नौजवानों को शिक्षित करने का मतलब सिर्फ क्लर्क बनना नहीं। अगर आप क्लर्क बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। उन्होंने खास करके अपने समय के हालातों का जिक्र किया कि आज के हालात ये है कि जिसमें हमें सिर्फ जिस राजनीतिक आजादी की बात हो रही है वो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो काले अंग्रेज चले राज करेंगे। उनका वाक्य था कि क्या फर्क पड़ने वाला है जब लॉर्ड इरविन की जगह सब तेल बहादुर सबको बैठ जाएंगे। तो आजादी मिली जब हमें तो उसके साए में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन क्या हुआ था? क्या वो सिर्फ एक राजनीतिक आजादी? और निश्चित तौर पर उस राजनीतिक आजादी का बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे, सोशलिस्ट लोग भी थे और स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात की लगातार चर्चा कर रहे थे। उन्होंने उस राजनीतिक आजादी को पूरा करने के लिए संविधान सभा में आना स्वीकार किया। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बाबा साहब खुद चल करके नहीं गए। बाबा साहब की जो मेधा थी, बाबा साहब की जो योग्यता थी, उस योग्यता को महात्मा गांधी ने, नेहरू ने और पटेल ने समझा था कि इस देश का अगर संविधान कोई रच सकता है तो वो एक ही आदमी है, वो है डॉक्टर अम्बेडकर। और इसी गांधी की सलाह पर नेहरू खुद चल करके गए थे बाबा साहब के पास और उन्होंने आग्रह किया कि मैं चाहता हूं कि आप प्रारूप समिति में आए। बाबा साहब के भी मन में था। उन्होंने अपने सचिव से कहा कि जो बात मेरे मन में थी कितना अच्छा होगा कि नेहरू चल करके आए। और नेहरू भी कहीं ना कहीं इस बात को चाहते थे कि इस देश का जो सबसे कमजोर समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसे संविधान निर्माण का दायित्व मिलना चाहिए। क्योंकि गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, वो आम जनता की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, मजदूरों की बात कर रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसके पैर में बीमारी नहीं पड़ती वो उसके दर्द को नहीं समझता। तो किसानों के दर्द को, मजदूरों के दर्द को, स्त्रियों की पीड़ा को, गरीबों की पीड़ा को, शूद्रों की पीड़ा को, इनमें से कोई उसमें से नहीं समझ सकता था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने आमंत्रित किया। और यही वजह है कि जिस आरक्षण की अभी चर्चा हो रही, जो लोग पिछले 70 साल से केवल एक ही मुहिम चला रहे कि आरक्षण को इनको भीख में दे दिया, जिन्होंने उस 3000 साल के इतिहास को नहीं समझा कि जब किसी भी शूद्र को, स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया। शांत हो जाओ थोड़ा। और महिलाएं यहाँ पर ज्यादा है, इतना मैं कह रहा हूँ कि गांधी और याकूब को आप संवाद पढ़ लीजिए। पुरुषों की जो स्थिति होती है कि जब गांधी के तर्कों का जवाब याकूब नहीं देते तो सीधा बोलते हैं कि अब आगे बोलोगे तो सिर तोड़ देंगे। और वहां से मनुस्मृति के माध्यम से स्त्रियों को पढ़ने लिखने की पूरी सलाहियत, उसकी परंपरा को ही खत्म कर दिया गया। क्योंकि जो पढ़ेगा वो सवाल करेगा। ध्यान रखिए, इसीलिए चुन चुन करके जितने भी विश्वविद्यालय हैं, मैं उस जेएनयू से पढ़ करके आया हूँ और पिछले 6-7 साल में आप लोगों ने देखा कि उस जेएनयू को जिस तरीके से निष्काबूल किया इस सरकार ने, उसका क्या अपराध कितना है कि वो छात्र जो गांव, गरीब, दूर दराज के क्षेत्रों से चल करके पहुंचते हैं और उनको जो आरक्षण मिलता है, कभी उस पर स्टडी कीजिएगा कि वो आरक्षण ये वाला नहीं है, वो आरक्षण बहुत विशेष बनाया गया। मैं यहाँ से चल करके गया था तो मुझे अतिरिक्त 5 नंबर मिला। उस आरक्षण के कोटे के बावजूद अगर मेरी जगह पर कोई लखनऊ का विद्यार्थी था तो उसे वो 5 नंबर नहीं मिले जो मुझे मिले, क्योंकि मैं इस बिहार से, इस दिवंगत से निकल करके गया। तो ये जो व्यवस्था जेएनयू की है कि यहाँ आदिवासी इलाके से अगर कोई लड़की निकल करके आ रही है तो उसे 7 नंबर अधिक से मिलता है। और यही वजह है कि जेएनयू में जिस तरीके से सर्वसमावेशी जो शिक्षा है वो जो मिलनी शुरू हुई और उन तमाम छात्रों ने, उन तमाम नौजवानों ने सरकार से जो सवाल पूछने शुरू किए तो उनकी गिरहबान पकड़ करके पूछा कि हमारी जो फीस है वो कम होगी कि नहीं होगी, हमारे लिए जो सीट है वो सीटें होंगी कि नहीं होगी, हमारे लिए जो आपने
विकास के अभाव से धन का लोप हो जाता है और धन के अभाव से शूद्रों का विनाश होता है। तो शिक्षा को मुझे इस ढंग से जोड़ रहे हैं कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से विकास होता है, विकास से धन आता है और धन से जो समुदाय है वो समृद्ध होता है। तो ये जो पूरा सवाल है, ये जो पूरा बदनाम करने की कोशिश है कि आरक्षण मिला तो ठीक में मिला, वो दरअसल अभी भी शूद्रों, स्त्रियों, दलितों और पिछड़ों को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। इसलिए एक नौजवान के रूप में, एक छात्र के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन तमाम सवालों का जवाब दें। और ये जो लिस्ट यहाँ पर पढ़ी गई, इसमें चाहे झांसी का विद्यार्थी हो, औरैया का हो, जालौन का हो, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो विशेष स्थान प्राप्त किया है, वो इस बात का सबूत है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर मेधा की कोई कमी होती तो इस देश में डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति नहीं निकला हो, ज्योतिबा फुले जैसा व्यक्ति नहीं होता, पेरियार जैसा व्यक्ति नहीं होता, सावित्रीबाई फुले जैसी महिला नहीं होती। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो बहुजन के नायक हैं, उन नायकों को जरूर पढ़िए। और एक नहीं, आपके पड़ोस से लेकर रामस्वरूप वर्मा से लेकर के और दलाई सिंह यादव का एक लंबी फेहरिस्त है। और आज जिस तरीके से हमला हो रहा है, और वो हमला उस आइडियोलॉजी पर, उस पूरी पार्टी पर भी हो रहा है। आप उस पूरी आइडियोलॉजी की ताकत को देखिए कि जिन हाथों में बाबा साहब ने कलम थमाई थी, उन्होंने क्या किया कि त्रिशूल थमा दिया। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा। तो जिनको हमने रहनुमा माना था, जिनको माना था कि बाबा साहब की पूरी उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टी भी क्या कर रही है, उनका भी दिमाग खोज करने की जरूरत है। साथियों, जो और दीगर मसला है, अगर आप कहें तो बात नहीं है नौजवान साथियों, आप याद रखना, हमेशा चर्चा होती है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, हमेशा चर्चा होती है एससी और बैकवर्ड के समाज के लोग इसलिए नौकरियां पाते हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण मिला है। आरक्षण कोई भीख नहीं, आपका हमारा अधिकार है, हमारा आपका न्याय है। न्याय कैसे है, आप लोग जरा सोचना। बहुत सारे समाज और बहुत सारे लोग संपन्न और शिक्षित थे, उनके पास संपन्नता थी, उनने अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, उनने मौकों का लाभ उठाया और वो आगे निकल गए। लेकिन जब देश आजाद हुआ, जब हमारा आपका देश में लोकतंत्र लागू हुआ, तब संविधान का भी निर्माण किया गया। संविधान का निर्माण इसलिए किया गया कि जो समाज आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था दी जाए कि वो लोग भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करके समाज में बराबरी का एक माहौल बन सके। तो ये हमारा आपका अधिकार था। मैं एक छोटी सी बात अपने छोटे भाई के बहनों को समझाऊंगा। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है और वो 50 किलोमीटर आगे खड़ी है और 100 किलोमीटर की अगर रेस होगी और आपको अगर शुरुआत में गाड़ी दी जाएगी और कहा जाएगा आपको उससे जीतना है या उसके बराबर पहुंचना है, तो नौजवान साथियों, कैसे संभव है कि आप उससे जीत पाओगे या उसके बराबर भी पहुंच पाओगे। आरक्षण हमें जिंदगी दिया गया, ये आप भी उसके बराबर खड़े हो जाइए, फिर रेस बराबर की होगी, जो काबिल होगा वो जीतेगा। आरक्षण नहीं, आप हमें कुछ भी दे दो, अगर हमारे अंदर काबिलियत होगी तो हम आगे जाएंगे। आरक्षण के बाद भी हम में काबिलियत नहीं होगी, हम आगे नहीं जाएंगे। तो सब खेल काबिलियत का है। कभी मन में ये मत आइए कि आरक्षण की वजह से आप लोग नौकरी पाते हो, आप अपनी काबिलियत की वजह से नौकरी पाते हो। स्वाभिमान और मान सम्मान के साथ इनके आपके परिवार के बड़ों बुजुर्गों ने इतने त्याग और तपस्या के बाद आप लोगों को आज पंजेदार बनाया है। उनका सिर नीचे मत होने दीजिए, इस देश का भविष्य है आप लोग। जय भीम, जय सनातन। संसार के विद्वान थे बाबा साहब, भारत के नहीं संसार के विद्वान थे। बाबा साहब ने 18 घंटे पढ़ाई की है और आप लोग ट्यूशन के जरिए जीवित रहते हैं। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी मरते दम तक 18 घंटे पढ़ाई की। 24 घंटे में याद कर लो इस बात को। तो आपको कुछ पढ़ना है
डॉक्टर अम्बेडकर के पास आपको तो बड़ी सुविधाएं हैं। फकीर लंगोटी पहन करके प्राइमरी स्कूल में जाते थे, उनको कान खोल करके कैसे विकास किया, कैसे तरक्की की, कैसे संस्कार के विद्वान बने। फकीर लंगोटी पहन करके प्राइमरी स्कूल जाते थे। इतनी वहां पर विषमता थी कि बाबा साहब जो है स्कूल के अंदर नहीं बैठ पाते थे, अपना टाट ले जाते थे और स्कूल के दरवाजे के बाहर बैठते थे। तो लो ध्यान से, जिस महापुरुष की वजह से आप चमक आप में आ रही है, यानी प्राइमरी स्कूल के बाहर टाट बिठा के बैठते थे, इतनी विषमता थी। बाबा साहब ने जीवन भर विषमताओं को सहन किया, उनको पूरा समाज का ज्ञान था। तभी तो बाबा साहब ने प्रण किया था कि हम भारत का संविधान लिख के मानेंगे। प्यारे बच्चों, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत कुछ आगे सुना। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा